हेलो गाइस, मैं हूं आयुष जायसवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्नर चैनल। और आज हम लोग सीखने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम किस किस चीज़ के बारे में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या है। फिर हम सीखेंगे आरबीसी के बारे में, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट, फिर ब्लड ग्रुप के बारे में हम सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ब्लड क्या है। ब्लड एक फ्लूइड लिक्विड है विच फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। यही होता है हमारा ब्लड। और ब्लड की कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले कि हमारा जो ब्लड है वो एक नेचुरल कोलाइड है। अब यहाँ पे आपको कोलाइड का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा। तो कोलाइड का मतलब होता है कि मान लीजिए आप किसी चीज़ इस हमारे ब्लड को छानेंगे तो कुछ पार्ट जो होगा ब्लड का वो ऊपर की ओर ही रह जाएगा और जो हमारा ब्लड होगा लाल कलर का वो नीचे चला जाएगा। मतलब ऊपर कुछ सब्सटेंस रह जाएंगे, कुछ चीज़ें सॉरी। और हमारा ब्लड का जो पीएच है, अब आप सोच रहे होंगे ये पीएच क्या होता है। तो ये बताता है कि हमारी बॉडी कितनी एसिडिक है, कितनी बेसिक है और न्यूट्रल है। तो हमारा जो ब्लड का पीएच होता है वो होता है 7.4 और जो कि न्यूट्रल है। और अगर यही चीज़ 7.4 से ऊपर हो तो हमारा जो ब्लड है वो एसिडिक है। और अगर ये 7 से नीचे हो अगर ब्लड का पीएच तो मतलब आपका ब्लड बेसिक है। और ब्लड की जो मात्रा होती है मेल में, मतलब क्वांटिटी, वो मेल्स में होती है 5.5 लीटर और फीमेल्स में सिर्फ 5 ही लीटर होता है। और हमारे जो बॉडी में प्रोडक्शन ऑफ ब्लड होता है ये हमारे लिवर और बोन मैरो इन दो जगह में टेक प्लेस करता है। तो बोन जो बच्चे होते हैं जो पैदा हो चुके हैं और अडल्ट्स, उन लोग का जो ब्लड क्रिएट होता है वो बोन मैरो में क्रिएट होता है। और जो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं और अपने माँ के पेट में ही है, वो उन बच्चों के अंदर भी हड्डी होती है, बोन मैरो उनके अंदर भी होता है। लेकिन क्या है कि उस समय है ना उनकी हड्डियाँ बहुत लूज़ रहती है। तो उस समय क्या करते हैं कि वो लोग अपने लीवर से ब्लड बनाते हैं। हमारा जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा है तो उसे स्टोर करने के लिए भी एक प्लेस है। तो उस जगह को हम कहते हैं स्प्लीन। ये हमारा जो स्प्लीन है ये क्या होता है, हमारे लेफ़्ट साइड में होता है, हमारे पेट के पास ही होता है कहीं। तो ये जो हमारा स्प्लीन है इसको हम दो नामों से जानते हैं। एक ब्लड बैंक कहते हैं हम इसको, और ब्लड का ग्रेवयार्ड भी। तो मैं आगे बता दूंगा कि इसको ग्रेवयार्ड क्यों कहते हैं, और आपको ब्लड बैंक तो समझ में आ ही गया होगा क्यों कहते हैं इसको। और हमारा जो बॉडी है उसमें जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होना चाहिए वो ऑलमोस्ट 200 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। तो कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है ये एक टाइप का चिपचिपा ऑयली सब्सटेंस होता है जो हमारे हार्ट को पंप करने में मतलब हार्ट को रोकता है पंप करने से, ब्लॉकेज क्रिएट करता है। या फिर अगर ये वेन्स में चला जाता है हमारा कोलेस्ट्रॉल, तो ये क्या करता है हमारे वेन्स को जो होता है उसमें इसको चिपका देता है और फ्लो जो होता है उस ब्लड का उसको कम कर देता है। यही होता है इस कोलेस्ट्रॉल से। और ये कोलेस्ट्रॉल तब बढ़ता है जब आप बहुत ज़्यादा ऑयली सब्सटेंस या आप कोई ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाओ तो।
अब हमारा जो ब्लड है उसका जो लाल कलर आता है वो आता है ड्यू टू हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन जो है हमारे ब्लड में, इसमें क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है, और तभी जब आयरन हमारे ब्लड में जाके जब मिलता है तभी हमारे ब्लड का कलर रेड हो जाता है। और ये जो यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं ब्लड के, तो ये इसका सबसे पहला जो फंक्शन है वो है, ये क्या करता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है। तो ब्लड जब बहुत ज़्यादा तेज़ी से ही फ्लो करता है हमारी बॉडी में, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जानने की वजह से जो हमारा वेन्स है वो गर्म होता रहता है, और उसके पास के मसल्स भी धीरे धीरे गर्म होते हैं, और उसके साथ साथ हमारी बॉडी भी गर्म होती है। जैसे ही अगर आप मर जाएंगे तो क्या होगा कि खून का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, और खून के फ्लो रुक जाने की वजह से आपकी बॉडी ठंडी हो जाती है। अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स, हमारे पेट से हमारे बॉडी पार्ट्स में, तो वो क्या करता है, हमारे पेट से उसे ले करके हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में उसे फैला देता है, और ये क्या करता है, हम ट्रांसफ़र करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस को किडनी तक का, और किडनी में जाके ये ब्लड फिल्टर हो जाता है, पूरा फिल्टर। तो आपको ये कुछ फैक्ट समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखते हैं हम ब्लड के बारे में। तो हमारा जो ब्लड है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो है प्लाज्मा, और दूसरा पार्ट जो है वो है कार्पल्स। जो हमारा प्लाज्मा होता है ये एक्चुअली एक लिक्विड होता है, जो प्रेजेंट हमारे ब्लड जो होता है उसका लिक्विड सब्सटेंस ही होता है, और लिक्विड सब्सटेंस हम उसको कह सकते हैं, और ये हमारी बॉडी में 60% होता है, जबकि कार्पल्स सिर्फ 40% ही होते हैं। और कार्पल्स में जो होता है उसमें खाली सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अब देखते हैं हम प्लाज्मा को। तो हमारा जो प्लाज्मा है इसमें क्या होता है, 2 स्पेशल प्रोटीन पाए जाते हैं, लाइब्रोजीन एंड प्रोथोबीन। तो लाइब्रोजीन क्या करता है, तो लाइब्रोजीन अगर हमारी बॉडी में न हो तो, और प्रोथोबीन ही हो, तो हमारा ब्लड जो है वो पतला हो जाता है। और अगर हमारी बॉडी में लाइब्रोजीन हो और प्रोथोबीन ना हो, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है उसमें हमारा जो प्लाज्मा है वो ऊपर आ जाएगा येलोइश कलर का, हमारा ब्लड थोड़ा बहुत येलो हो जाता है। अब पढ़ते हैं हम कार्पल्स के बारे में। कार्पल्स हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अब हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो है इनके कुछ साइंटिफिक नाम भी हैं, जैसे आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट। हमारा जो आरबीसी होता है ये हमारी बॉडी में 5 मिलियन पाया जाता है, या फिर हम इसे 50 लाख भी कह सकते हैं। और हमारा जो डब्ल्यूबीसी होता है ये हमारी बॉडी में 10,000 पे होते हैं, और हमारा प्लेटलेट्स जो होता है वो 5 लाख, वह हमारी पूरे बॉडी में मिला करके होता है। ये नहीं है कि ये एक पार्ट में होता है, इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट में रहे, ये पूरी बॉडी का कैलकुलेशन है। और हमारा जो आरबीसी होता है वो क्या होता है, 120 डेज़ के बाद मर जाता है, यानी 4 महीने के बाद मर जाता है। हमारा रेड ब्लड सेल या कार्पल्स जो भी हम कहें, वाइट ब्लड सेल्स या कार्पल्स, तो ये 4 महीने के बाद मर जाता है। तो आपको मैंने उस समय बताया नहीं था कि हमारे स्प्लीन को ग्रेवयार्ड क्यों कहते हैं ब्लड का। तो यही वजह है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे आरबीसी डेड हो जाते हैं वो तो ब्लड में फ़्लो करते ही रहते हैं। हमारा ब्लड क्या होता है, वो जाकर के स्प्लीन में स्टोर जो होता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारा डेड सेल्स जो होता है आरबीसी का वो भी जाके वहीं पे स्टोर होता है, इसलिए हम उसे ब्लड का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। अब हमारा जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या होता है, इसका वो हमारी बॉडी में 10,000 होता है, और ये सिर्फ 4 डेज़ की ही इसकी ज़िंदगी होती है। उसके बाद ये भी बहते बहते स्प्लीन में ही जा कर के ये मतलब वहीं पे जा कर के ये स्टोर होता है। प्लेटलेट्स भी वहीं पे जाके स्टोर होते हैं, और इनकी ज़िंदगी 7 डेज़ की होती है। आप ये चीज़ एक जगह पे नोट कर लीजिए, या तो आप इस प्रेजेंटेशन का वीडियो पॉज करके एक
स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपके पास हमेशा रहे, और इसको हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब पढ़ते हैं हम आरबीसी के बारे में थोड़ा डिटेल से। हमारा जो आरबीसी होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये राउंड इन शेप है, लेकिन क्या होता है ये फ्लैट हो जाता है बॉटम में। मतलब हमारा आरबीसी गोल तो है लेकिन क्या बीच में उसके एक गड्ढा बना हुआ है, बस यही है। फिर एक और चीज़ कि जब हम माउंटेन जब क्लाइंब करते हैं तो हमें पता है एल्टीट्यूड बहुत हाई है, ऑक्सीजन कम है और प्रेशर भी वहाँ पे थोड़ा कम है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो वहाँ पे लेस ऑक्सीजन मिलने की वजह से हमारा जो आरबीसी है यानी रेड ब्लड कार्पल्स या सेल्स, ये क्या होता है अपना मतलब बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे करके बड़ा होना चालू हो जाता है। और एक ऐसा भी सेल है जो क्या करता है आरबीसी को खाता है, डेड आरबीसी को, यानी कि जिंदा आरबीसी को ये खा जाए, उसे हम कहते हैं लाइसोसोम। और हमारा जो ब्लड है उसको फिल्टर करता है, उसको कहते हैं एस्प्लिन। ये एस्प्लिन में जाके ये फिल्टर होता है हमारा ब्लड। हमारा जो आरबीसी होता है उसमें क्या होता है ना, न्यूक्लियस ही नहीं होता है। और अगर हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है तो इसका मतलब है कि हम ब्लड के थ्रू डीएनए या आरएनए हम बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते। और हमारा जो ब्लड है मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन जो कि हमारे खून को लाल करता है। और अब हम जानते हैं कि आरबीसी में अगर हमारे अंदर हेमोग्लोबिन ही कम हो तो क्या होगा। हमारे अंदर अगर आरबीसी कम हो तो हमें एक टाइप की बीमारी होगी जिसका नाम है अमोनिया, जो कि आयरन की कमी की वजह से होती है। इसमें क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा थकान होगी, लेज़ीनेस हमारे बॉडी में आती है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं तो उनमें क्या होता है कुछ ज़्यादा फुर्ती होती है, तो वो लोग क्या होते हैं बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, इधर चलते हैं उधर भागते हैं, यहाँ करते हैं। लेकिन बूढ़े लोग नहीं, हम कुछ अडल्ट्स क्या होते हैं कि वो बहुत लेज़ी होते हैं, हमेशा बेड पे ही लेटे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, तकिए को 3 फोल्ड में ले लेते हैं। तो ये क्या होते हैं बहुत लेज़ी चीज़ होती है। तो आपको लेज़ीनेस क्या होता है, कभी कभार लेज़ीनेस का रीज़न जो होता है वो होता है हमारा ब्लड में हेमोग्लोबिन कम होने की वजह से होता है। अब हम पढ़ते हैं WBC यानी कि वाइट ब्लड कार्पल्स के बारे में। हमारा जो WBC है ये वाइट कलर का होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स। इसका जो शेप होता है ये इर्रेगुलर है, यानी कि कंफर्म नहीं है कि किस शेप का होता है। हमारा जो WBC है इसके अंदर DNA और मतलब न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इससे DNA या RNA निकाल सकते हैं। WBC क्या करता है, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम डिजीज़ेस। मतलब हमें कुछ भी डिजीज़ होती है उससे हमें ये WBC प्रोटेक्ट करता है। और हमारे जो WBCs हैं ये 6 टाइप्स के होते हैं, जो है एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसिनोफिल। अब यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसिनोफिल है इसका कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है, इसलिए हम इसको रहने देते हैं। हम पढ़ते हैं एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट के बारे में। तो हमारा जो एंटीबॉडी है ये हमें मतलब ये भी एक तरीके से प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ आ रहा है तो एंटीबॉडी क्या करता है पूरे ब्लड में घूमता रहता है। अब पूरे ब्लड में घूमने की वजह से क्या होता है, ये देख लेता है कि यहाँ पे हमारा कोई डिजीज़ आया है। अब ये क्या करता है कि लिम्फोसाइट के पास जाता है। अब लिम्फोसाइट को ये जाके बताता है कि कोई डिजीज़ आई है। हमारा जो लिम्फोसाइट है हम उसको T सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये T के शेप में होता है। अब ये लिम्फोसाइट के पास गया और लिम्फोसाइट को बताया। अब लिम्फोसाइट क्या करेगा, जाकर के उस डिजीज़ को मार देगा। और अब लिम्फोसाइट क्या करेगा, मोनोसाइट के पास जाएगा और मोनोसाइट को बोलेगा कि कि कोई डिजीज़ आई थी,
मैंने जाके उसको मार दिया, तुम जाके उसको खा लो। नहीं तो क्या होगा कि अगर ये मोनोसाइट नहीं खाएगा उस डिज़ीज़ को, तो क्या है कि वो हमारे जो वेन्स है उसी में सड़ना चालू हो जाएगा, ये उसी में सड़ता रहेगा, और सड़ता रहेगा तो ऐसी डिज़ीज़ आती रहेगी। अब देखते हैं अगर हमारे बॉडी में WBC कम हो तो क्या होगा। तो आपको पता ही है, मैंने अभी बता दिया था कि WBC हमें प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम डिजीज़। तो अब इससे क्या होगा कि जस्ट यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे बॉडी में WBC कम होगा तो हम थोड़े ज़्यादा बीमार होंगे। तो जो ज़्यादा बीमार होते हैं उनको एक बार पूछ लीजिएगा कि कहीं तुम्हारा WBC कम नहीं है, उनको डॉक्टर के पास भेजिएगा और बोलिएगा कि एक बार चेक करा लेना तुम्हारी बॉडी में 10,000 WBC है या नहीं। याद रखिएगा हमारी बॉडी में WBC 10,000 होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो हमारा जो प्लेटलेट्स है ये ओवल शेप का होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो इससे भी हम DNA या RNA नहीं निकाल सकते। और ये जो हमारा प्लेटलेट है इससे क्या होता है, हमें पावर और एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम किसी चीज़ को लंबे टाइम तक का कर सकते हैं। और एक बीमारी है डेंगू, जो हम जानते हैं। इसमें क्या, ये इतनी हार्मफुल डिजीज़ है प्लेटलेट्स के लिए। इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स जो हमारे 5 लाख होते हैं, ये उसको क्या करता है, हमारे प्लेटलेट्स को मार मार के 20 से 30,000 ही रखता है। जिससे कि क्या होता है, हम बहुत लेजीनेस तो दूर की बात है, हमसे सीढ़ी चढ़ाई भी नहीं होगा, ना उतरा जाएगा हमसे सीढ़ी। डेंगू से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए किसी और चीज़ के लिए, जैसे RBC और WBC के लिए, तो इनके पास डॉक्टर के पास जाएंगे तो कुछ दवाई देंगे, तो वो दवाई खाने से हम तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसे मैं खुद वीडियो में बता नहीं सकता कि वो कौन सी दवाई है, क्योंकि खुद रिस्की हो जाता है। लेकिन प्लेटलेट्स का बताया जा सकता है कि हम अगर इसमें एक्सेसिव फूड खाएं और बकरी का जो दूध होता है ना वो पिए, क्योंकि बकरी के दूध में क्या है कि ऐसी क्षमता है कि वो हमारे जो प्लेटलेट्स है उसको वापस बना सकता है। तो बकरी का दूध पीने से भी चलेगा। अब हम पढ़ते हैं हमारे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के बारे में, मतलब खून का थक्का या खून कैसे जमता है उसके बारे में। तो हमारा जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है, ये इसमें एक विटामिन बहुत अपना मेन इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, वो है विटामिन के। अब विटामिन के जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल करता है। और जो हमारे ऊपर जो पिपड़ी बन के आती है, हमारा मतलब जो ब्राउन रेडिश ब्राउन होती है, वो जो पिपड़ी होती है उसको वो जो जमती है 4 मिनट्स के अंदर, तो हम उसको कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। देखा होगा आपने, कैस्केडिंग प्रोसेस है। हम मान लीजिए हमारा थोड़ा सा कट जाता है कहीं भी, हम उसको दबा के रखते हैं, तो 5 मिनट तक का ही हम दबा के रखते हैं, और दबाने के बाद क्या होता है कि हमारा ब्लड रुक जाता है। तो वही क्या होता है कि तुरंत क्या होता है, थक्का बन जाता है, मतलब थोड़ा रुक जाता है ब्लड वहीं पे, मतलब एक्सेसिव फ्लो नहीं होता बाहर की ओर। हमारा जो खून का जो थक्का यानी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए 4 स्टेप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हमें कटता है या छिलता है या रगड़ा जाता है दीवार में, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में एक टाइप का एक न्यूट्रिएंट पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट नहीं, हमारा जो मतलब हमारी बॉडी में जो कार्पल्स होते हैं उसमें से जो हमारा प्लेटलेट होता है, हमारा प्लेटलेट, तो वो जो होता है वो क्या करता है, जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये हमारा जो कार्पल्स है उसमें से जो हमारा प्लेट, उसके एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। याद रखिएगा कि थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट जब एयर के कांटेक्ट में आया तो ये बन गया थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या होता है, कैल्शियम के साथ मिल जाता है, यानी कि उसके साथ फ्रेंडशिप करता है,
और बोलता है कि यहाँ पे मतलब थोड़ा ब्लड जो है वो बाहर कुछ ज़्यादा फ्लो हो रहा है, तो चलो इसको रोकते हैं। तो अब कैल्शियम बोलता है कि हम इसको रोकेंगे कैसे। तो अब क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम ये दोनों क्या होते हैं, प्रोथ्रोम्बिन के पास जाते हैं। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, वो इनएक्टिव होता है जब ये लोग जाते हैं, और जैसे ही जाके ये लोग बताते हैं प्रोथ्रोम्बिन को कि हाँ यहाँ पे ब्लड जो है वो कट गया है और ब्लड फ्लो हो रहा है, तो अब प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है और थ्रोम्बिन बन जाता है। इस प्रोसेस को भी याद रखिएगा। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या जाएगा, फाइब्रोजिन के पास। अब फाइब्रोजिन जो होता है वो एकदम जाली टाइप के स्ट्रक्चर का होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर ये कहीं पे लग जाए तो क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कि एक गटर है, गटर में क्या करेंगे आप, ऐसे कुछ जाली टाइप से बनाएंगे, देखिए ऐसे, ये मान लीजिए एक टाइप का जाली है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि यहीं पे जो नाले का जो गटर का कूड़ा है वो क्या होगा, यहीं पे लग जाएगा, और इससे क्या होगा, पानी फ्लो नहीं कर पाएगा। तो वो यही होता है। तो यही जो होता है फाइब्रोजिन, ये इसी को रोकता है। अब ये फाइब्रोजिन के पास जाएगा। अब फाइब्रोजिन क्या होता है, ये भी इनएक्टिव ही होता है। जब थ्रोम्बिन इसको फाइब्रोजिन के जा कर के बताता है कि हाँ ब्लड फ्लो हुआ है, तो ये क्या होता है, जो हमारा फाइब्रिन में बदल जाता है। अब ये फाइब्रिन जो होता है ये कार्पल्स के साथ मिल के ब्लड की क्लॉटिंग बना देता है, जिससे कि ब्लड फ्लो ना हो आगे। और कभी कदाल क्या होता है, जब ब्लड का क्लॉटिंग होता है तो इन सब से क्या होता है कि हमारा कभी कदाल वहाँ पे मतलब खून जम जाता है, कभी कदाल, ये हमेशा नहीं होता। तो एक बार, और आप ये हमेशा याद रखिएगा कि हमारी जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है इसमें कौन सा कार्पल यूज़ होता है, तो वो है थ्रोम्बोसाइट या फिर प्लेटलेट। प्रोटीन कौन सा यूज़ आता है, दो ठो, तो वो होता है फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। एलिमेंट कौन सा यूज़ होता है हमारी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए, तो वो होता है कैल्शियम। और विटामिन जो यूज़ होता है हमारी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए वो होता है विटामिन के। लेकिन इसका जो नेगेटिव इफेक्ट जो मैंने आपको बताया था वो था हैमरेज, यानी कि ब्लड का वहीं पे जम जाना। तो हमारी जो ब्लड की हमारा सिर है उसमें जो वेन्स होती हैं हमारे सिर में, तो वो क्या होती है, बहुत पतली होती है। उनकी पतले होने के कारण हमारा जो ब्लड है अगर वो वहीं पे हमारे सर में जम जाएगा तो क्या होगा कि हमारा वेन फूलना चालू करेगा, और एक बार क्या हो जाएगा, ये फट जाएगा। और इसके वेन्स के फट जाने की वजह से क्या होगा कि हमारा जो हम क्या होंगे, हमारी मौत हो जाएगी, यानी हमारी डेथ हो जाएगी। हमारा जो बॉडी है उसमें क्या है, इसी चीज़ को बचाने के लिए हम भगवान ने क्या किया है, हमारे बॉडी में एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट उसको बनाया है, जिसको हम कहते हैं हार्पिन। अब ये हार्पिन क्या करता है कि इन सब पे, ये जो थ्रोम्बोसाइट, फाइब्रोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम और विटामिन के, इन सब पे भारी पड़ जाता है, और ये किसी को भी वहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं बनाने देता है। तो यही, और जो हमारा हार्पिन है इसका ये जो होता है, ये कभी कदाल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से ये मर जाता है। इसलिए आपने कभी कदाल देखा होगा कि जब भी हम लोग को डॉक्टर वैक्सीन लगाता है या हम लोग को कोई इंजेक्शन देता है, तो उस समय क्या करता है, वो थोड़ा सा मतलब उस पर इंजेक्शन के जो ट्यूब होता है उस पर थोड़ा सा मारता है, और फिर थोड़ा सा जो है वैक्सीन या जो भी चीज़ होता है दवाई का, उसको थोड़ा सा बाहर फेंक देता है। तो ऐसा वो इसलिए करता है कि उसके अंदर की जो ऑक्सीजन है उस टेस्ट ट्यूब जो इंजेक्शन की वो निकल जाए। तो इससे क्या होगा, मतलब ये हार्पिन मरेगा नहीं ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से, वरना क्या होगा, जैसे हार्पिन में थोड़ी सी भी ऑक्सीजन लग जाएगी तो हार्पिन मर जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कभी कदाल जो नर्स होती है वो क्या करती है, मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको पानी चढ़ाया हुआ है, अब क्या होता है कि जो पानी का बोतल होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, और नर्स को पता है कि अगर इसके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गया तो क्या होगा कि जो हार्पिन है वो मर जाएगा। तो इसीलिए कि वो क्या करती है, जब उसमें थोड़ा सा पानी नीचे बच जाता है तो वो क्या करती है, उसको निकाल देती है और दूसरा वाटर का बोतल लगा देती है। एक बीमारी है हेमोफोलिया।
इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में का जो हार्पिन है ना वो सब मर जाता है। इसमें हार्पिन ही सब मर जाता है हेमोफोलिया में। ये बहुत बुरी बीमारी होती है जब लगती है तो। अब आता है अब ये जो हमारा फाइब्रोजीन, प्रोथ्रोम्बिन और हार्पिन के बारे में हमने सीखा, तो ये जो होते हैं ये हमारे लिवर में क्रिएटेड होते हैं। तीनों ही लिवर में ही क्रिएट होते हैं, फाइब्रोजीन भी, प्रोथ्रोम्बिन भी और हार्पिन भी, सब जाकर के लिवर में ही बनते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। जो हमारा ब्लड है हमें पता है कि वो प्लाज्मा और आरबीसी में बटा हुआ है। हमारा जो प्लाज्मा है उसमें क्या होता है, एंटीबॉडी होती है, और हमारे आरबीसी में एंटीजन होता है। हमारा जो एंटीबॉडी होता है उसको हम ए या स्मॉल ए या स्मॉल बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे आरबीसी का जो एंटीजन होता है उसको हम कैपिटल ए या कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने आपको एंटीबॉडी के नीचे जो डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में आप यहाँ पे ये वाई टाइप के स्ट्रक्चर्स देख रहे होंगे, यही होते हैं हमारे मेन एंटीबॉडी। चलिए अब हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ये देखिए यहाँ पे हमारे बहुत सारे चारों ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ। तो हमारा जो ए है, मतलब डॉक्टर क्या, जो हम अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो डॉक्टर को कैसे पता चल जाता है कि हमारा जो ब्लड है वो ए है या बी है, ए बी है या ओ है। तो वो क्या करता है, हमारे थोड़ा खून को लेता है और 2 कांच पे रख लेता है, और उसके बाद वो क्या करता है, उसको पतला कर देता है। फिर वो क्या करता है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करता है, और स्टडी करते समय वो देखता है कि हमारे जो ए है, ए ब्लड ग्रुप में, वो देखता है जो ट्रायंगल टाइप के शेप है ये बना है कि नहीं, क्योंकि ए जो है वो ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है, मतलब ए टाइप, जब इसमें हम डंडा लगाते हैं तभी तो ये ए बनता है, नहीं तो ये क्या है, पूरा ट्रायंगल टाइप का शेप है। तो वो देखता है कि इसमें ट्रायंगल वाला शेप है कि नहीं। अगर इसमें ट्रायंगल वाला शेप होता है इसका मतलब ये ए है। अब हमारा जो ए है एंटीजन, ये हमारा एंटीजन हुआ, इसमें क्या होता है, बी एंटीबॉडी लगता है। तो इसमें बी एंटीबॉडी इसलिए लगता है क्योंकि हमारा जो ए एंटीबॉडी है वो क्या होता है, नुकीला होता है थोड़ा सा। तो ये देखिए यहाँ पे ये कांटेदार है, नुकीला टाइप से। तो अब ये क्या होगा कि वो यहीं पे एंटीबॉडी पे जाके ये क्या होगा, थोड़ा घुस जाएगा, और क्या होगा कि ये ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। अब ब्लॉकेज क्रिएट करेगा तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, और वहीं पे जो होगा इंसान वो डेथ कर जाएगा। इसी वजह से वो क्या होता है, हमारे जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें बी एंटीबॉडी दिया जाता है, क्योंकि बी एंटीबॉडी गोल होता है, और गोल होने के कारण ये आराम से फ्लो कर जाता है हमारा ए ब्लड ग्रुप। अब बी ब्लड ग्रुप जो होता है हमारा, ये इस बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है, बी के आकार, जब हम बी लिखते हैं तो ऐसे एक बनाते हैं और फिर दूसरा बनाते हैं, और उसमें एक डंडा सटा होता है, तो उसी के यहाँ पे गोल टाइप सा बना रहता है। तो अब डॉक्टर यहाँ पे देखता है कि अगर यहाँ पे गोल है तो ये बी है। और इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी जो होती है वो ए डाली जाती है। अब अगर इसमें बी में बी ही एंटीबॉडी होगी तो क्या होगा कि हमारा जो ये ए है, मतलब बी है, जो हमारा एंटीजन है वो एंटीबॉडी में जाके फंस जाएगा, तो फिर ब्लॉकेज क्रिएट होगा। तो भगवान ने क्या किया है कि हमारा जो बी है उसमें बी एंटीजन में ए एंटीबॉडी डाली, और बी एंटीजन में मैं बार बार उल्टा बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। बी जो है उसमें ए एंटीबॉडी डाली और ए में बी एंटीबॉडी डाली। अब देखते हैं ए बी, जिसमें क्या होता है कि हमारा ट्रायंगल भी बना हुआ होता है और गोल भी होता है, मतलब ए और बी दोनों मिक्स है। तो इसमें क्या होता है कि अब ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम फंस गई कि यहाँ पे तो हमारा हम ये भी नहीं लगा सकते, नहीं तो ये फंसेगा, और ये वाला लगाएंगे तो इसमें धंस जाएगा थोड़ा सा।
तो दोनों में ही ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। तो भगवान ने क्या किया, जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसको कोई भी एंटीबॉडी नहीं दिया है, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले ज़्यादा बीमार पड़ते हैं इसी वजह से। अब आता है ओ ब्लड ग्रुप। हमारा जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो एकदम गोल होता है, एकदम प्योर पूरा ही गोल होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों ही एंटीबॉडी होती है। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, क्या होते हैं, ये कम बीमार पड़ते हैं। और ओ में दोनों एंटीबॉडी जा सकती है, क्योंकि देखिए ये गोल है तो आराम से ये फ्लो हो सकता है। और अब इसमें ए भी डाल दीजिएगा थोड़ा सा नुकीला वाला, तो ये उस गोल है, तो गोल होने के कारण क्या होगा, हमारा जो एंटीजन है वो आराम से एंटीबॉडी के थ्रू फ्लो कर जाएगा। एक RH फैक्टर होता है जिससे हमारा पता लगाया जाता है कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव में हमारा ब्लड ग्रुप क्यों डिवाइड किया गया है। तो पहले हमें बताया जाता था कि हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि जिसको ज़्यादा बीमारी लगती है उसका नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, और जिसको कम बीमारी लगती है उसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो ये गलत है भाई। इसमें क्या होता है कि हमारा जो RH फैक्टर है उसी के थ्रू हमारे ब्लड को पॉजिटिव या नेगेटिव बोला जाता है। जैसे कि केमिस्ट्री में हमारा जो पॉजिटिव का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन दे दिया, और नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ले लिया। हमारे जो मैथमेटिक्स में प्लस का मतलब है जोड़ना, कि उसमें ऐड हुआ है, और माइनस का मतलब है कि उसमें से कम हुआ है। वैसे ही बायोलॉजी में प्लस का मतलब होता है कि उसमें वो चीज़ प्रेजेंट है, कोई चीज़ प्रेजेंट है, और माइनस का मतलब है कि उसमें वो चीज़ नहीं प्रेजेंट है। तो RH फैक्टर है कि जो आपने लाल मुंह वाले बंदर देखे हैं कभी, तो वो लाल मुंह वाले बंदर जो होते हैं उन्हें एक्सपेरिमेंट्स के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब एक लाल मुंह वाले बंदर का ही ब्लड सैंपल ले करके जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया, तो स्टडी करते समय पता चला कि उसके ब्लड में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए थे। तो उन्होंने देखा कि ऐसे स्ट्रक्चर तो नहीं होने चाहिए थे। तो उन्होंने क्या किया, एक बंदर को और लिया जिसमें देखा कि उसमें तो ऐसे ये जो बॉक्स वाले स्ट्रक्चर थे ये नहीं थे। तो अब क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारे मंकीज़ को लिया, और लाल मुंह वाले मंकीज़ को ही, और उन सब का थोड़ा थोड़ा ब्लड सैंपल ले करके उनको स्टडी किया। तो स्टडी करने के बाद उन्हें पता चला कि कुछ में ऐसे बॉक्सेस प्रेजेंट थे और कुछ में प्रेजेंट नहीं थे। तो जिन जिन ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव दिया जाता है उसमें ये क्या होता है, बॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं, और जिन में ये बॉक्सेस नहीं दिए जाते उसमें क्या होते हैं कि उसको नेगेटिव ब्लड ग्रुप दिया जाता है। तो ये अगली बार से आप मत समझिएगा कि उसको बहुत ज़्यादा बीमारी लगती है तो इसलिए उसका ब्लड नेगेटिव है, और उसको कम बीमारी लगती है तो उसका ब्लड पॉजिटिव है। ये कभी नहीं है एक्चुअली। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर माँ बाप का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी हो या कुछ भी हो, तो उसके बच्चे के जो रिजल्ट्स होते हैं आने के ब्लड ग्रुप के, तो वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाँ, किसी भी फादर का ए हो या मदर का बी हो, या मदर का ए हो और फादर का बी हो, तो क्या होता है, बच्चे में सारे के सारे ब्लड ग्रुप्स आने के चांस होते हैं। ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी भी आ सकता है, और ओ भी आ सकता है। अब जो हमारा ए बी है, ए बी एंड ए अगर होता है किसी का भी, अब ये मैटर नहीं करता है कि हमारा जो मेल का ए बी है या फीमेल का ए बी है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। अब ए बी और ए होता है, तो इसमें क्या होता है, ये तीन ब्लड ग्रुप लाता है सिर्फ। तो वो क्या होता है, ए बी और ए बी। ये ओ को नहीं लेके आता है, क्योंकि ए बी और ओ के अंदर दुश्मनी है। ए बी बोलता है मैं ओ को नहीं लाऊंगा, ओ बोलता है मैं ए बी को नहीं लाऊंगा। सॉरी। अब ए बी और बी को अगर हो तो वही सेम होगा, सिर्फ ओ नहीं आएगा। और ए बी हो गया तो तीनों आएगा ही आएगा, लेकिन मोस्टली आपका जो चांस होगा वो ए बी का ही होगा। अब जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है, अगर उसमें ए ब्लड ग्रुप हो तो क्या होगा, ओ एंड ए हो तो उसमें क्या होता है कि तीनों ही ब्लड ग्रुप होते हैं, सिर्फ ए बी नहीं होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ए बी और ओ के बीच की दुश्मनी है, तो दुश्मनी के नाते ऐसा होता है। तो अब देखिए कि मान लीजिए किसी का ओ है और किसी का ए बी है, तो
आएगा रिजल्ट ए और बी, लेकिन ओ और ए बी नहीं आएगा, भले ही माँ बाप का ओ और ए बी हो। अब जो हमारा एक हमारा जो RH फैक्टर से एक नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होता है बच्चे के ऊपर। तो वो क्या होता है, मान लीजिए मेल का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव मान लीजिए, और जो महिला जो है उसका नेगेटिव है, या जो बाप है मतलब फादर है उसका नेगेटिव है, और जो मदर है उसका पॉजिटिव है, ऐसे कुछ ब्लड ग्रुप मान लीजिए। तो जब ये प्लस माइनस जो मिल जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को जो ब्लड ग्रुप जब मिलता है तो उस समय क्या होता है कि बच्चा जो होता है उसके अंदर एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं एंडोब्लास्टोसिस, वो हो जाता है। इस एंडोब्लास्टोसिस में क्या होता है कि बच्चा पेट के अंदर ही मर जाता है, माँ के पेट के अंदर, जब उसको ब्लड ग्रुप मिलता है। तो इसीलिए जब कभी कदार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के बच्चे ही नहीं होते, तो और जो बच्चे हो इसके लिए कुछ बच्चे नहीं होते, तो क्या होता है इसके लिए वैसे डॉक्टर्स ने एक सर्जरी निकाली है, जिससे कि क्या होता है कि हम बच्चे को मतलब माँ के पेट के अंदर डेथ होने से बचा सकते हैं। तो वो सॉल्यूशन है कि जो बच्चा है हम उसको जब माँ के पेट में एक बच्चे को 9 महीने के लिए रखते हैं, तो उसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं उस सर्जरी में बच्चे का जब 8वां महीना चल रहा होता है वो उसे उसी समय ही निकाल देते हैं ऑपरेशन सर्जरी के थ्रू। तो यही होता है हमारे एंडोब्लास्टोसिस में और इसका सर्जरी जो है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इसे चाहे और आप मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड कीप वॉचिंग स्मार्ट टर्नर चैनल।